दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी बात आ रही है। भारत जिस तरीके से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने को लेकर बात कर रहा है, उससे दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका फ्रांस की दासों को लग रहा है। और ये एक्चुअल में हो भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि भारत बोल चुका है कि भैया हमने 5th जनरेशन का फाइटर जेट एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर किसी विदेशी सोर्स से खरीदना है, ताकि इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों और स्क्वाड्रन गैप्स को भरा जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर कहा ही जा रहा है कि एमआरएफए डील का जो बंटवारा है वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें कि 60 राफेल F4 को खरीदा जा सकता है और 60 यानी कि 60 की संख्या में 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदा जा सकता है, या अमेरिका से या फिर रशिया से। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डासो के लिए खबर बुरी इसलिए भी है क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी डासो चाहती थी कि भारत कम से कम 110 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दे, ताकि भारत में एक परमानेंट प्रोडक्शन लाइन बनाई जा सके। लेकिन दोस्तों अगर 60 राफेल F4 का अगर उन्हें ऑर्डर मिलता है तो संख्या कम होगी, तो इससे डासो की योजना को तो बड़ा झटका लगेगा ही। अब भारत की स्ट्रैटेजी तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से मिक्सअप करने की है, और एएमसी पर जो फोकस किया जा रहा है उसी की वजह से डासो को भी ये बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि खुद के एएमसी आ जाने से हमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इसका ऑपरेशन का अनुभव भी मिल जाएगा। बजट भी दोस्तों यहाँ पर मायने रखता है। भारत पहले से ही 337 प्लस स्वदेशी फाइटर जेट खरीदने की योजना बना चुका है, जिसमें कि 97 प्लस तेजस मार्क 1A है, 120 तेजस मार्क 2 है और 120 M का। इन सब में ऑब्वियस सी बात है पैसे तो लगेंगे ही। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने डासो के फुल प्रोडक्शन लाइन का जो ऑफर है उसे काफी महंगा और इनप्रैक्टिकल माना है। मतलब साफ है कि भारत अब 5th जनरेशन का फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है, जो कि EMCA आने तक का एक इंटरिम सॉल्यूशन होगा। डासो को उतना ऑर्डर नहीं मिल पा रहा जितना उनको उम्मीद थी, लेकिन भारत दोस्तों अपने हिसाब से चलता है। हमें डासो का फायदा नहीं देखना। यहाँ पर रीजन साफ है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट अगर नहीं अभी शामिल किया तो कल को पाकिस्तान जैसा देश भी हमारे ऊपर एज ले लेगा। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों वही टाटा एडवांस सिस्टम ने अपना जो इनका मेल क्लास का यूएवी है उसका एक लाइट और छोटा संस्करण यानी वेरिएंट पेश किया है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों ये खास तरीके का जो यूएवी है उसकी नोज पर प्रोपेलर लगा होगा, इसके 2 मेन लैंडिंग गियर होंगे, ये काफी हल्का और इसका इजी एयर फ्रेम होगा, लागत भी कम होगी, रखरखाव का खर्चा भी कम होगा और इनकी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होगी। कहा यह जा रहा है कि ये जो यूएवी है वो 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। प्रोपेलर और हल्के डिजाइन से इनमें ईंधन की बचत भी होगी और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों इससे लेकर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि नोज प्रोपेलर और हल्का डिजाइन भारी पेलोड और ऊंचाई दोनों को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है, जिसके लिए एक ऑप्शन यही बचता है कि आपके पास मजबूत इंजन होना चाहिए, जैसा कि MQ-9 रीपर पर है। लेट्स सी टाटा किस तरीके से इसे आगे मॉडिफाई करती है, कैसे इसमें इंजन का ऑप्शन ढूंढती है, क्योंकि जिस ऊंचाई पर ये उड़ेगा 30,000 फीट पर, वहां पर पेलोड की भी जरूरत काफी ज्यादा होगी। और आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में भारत ने 87 मेल क्लास के ड्रोन खरीदने की योजना भी बनाई है, जिनकी लागत करीबन 1.6 लाख करोड़ रुपए है और इनमें 60% स्वदेशी सामग्री की शर्त भी रखी गई है। वहीं दोस्तों ब्राजील की फर्म एम्ब्रेयर ने भारतीय वायुसेना के लिए दोहरे समाधान यानी कि 2 pronged सॉल्यूशन का ऑफर किया है अपने C-39M मिलीनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई आप इसका इस्तेमाल अवाक्स के रूप में भी कर सकते हो और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में भी कर सकते हो। अब ये ऑफर दोस्तों ऐसे वक्त पर एम्ब्रेयर ने भारत को दिया है जब आपको मालूम होगा कि भारत पुराने ERJ-145 एयरक्राफ्ट की कमी और उनकी लिमिटेशंस का सामना कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों ERJ-145 और C-390 में भी बड़ा फर्क है। इस कंपैरिजन को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो यहाँ पर C-390M जो है वो ERJ-145 पर काफी बड़ी बढ़त बनाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि ERJ-145 का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है, C-390M का चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर C-390M की बात की जाए, इसे अगर एक अवाक्स प्लेटफॉर्म में बदला जाता है, यानी कि इसमें DRDO की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें ISRR, डेटा लिंक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जा सकता है, तो ये काफी फायदेमंद होगा भारतीय वायुसेना के लिए। प्लस ये दोनों तरीके से रोल निभा सकता है, जैसे मैंने बताया कि MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अवाक्स की भूमिका। मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स को न केवल परिवहन बल्कि निगरानी दोनों जरूरतें एक ही एयरक्राफ्ट से पूरी हो जाएंगी। इवन दोस्तों भारत में इसके असेंबली लाइन को लेकर भी बात की जा रही है। एम्ब्रेयर महिंद्रा डिफेंस के साथ समझौता कर रहा है और मेक इन इंडिया के तहत इन्हें भारत में बनाया जाएगा। और ये नहीं, C-390M को जब इसको तैयार किया जाएगा भारत में, तो इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। ज्यादा स्पेस इसमें मिलेगा, वजन ज्यादा उठा सकता है, बेहतर रडार सिस्टम और ऑपरेटर कंसोल इसमें लगाए जा सकते हैं और इवन भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ड्रोन लॉन्च भी ये कर सकता है। हालांकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को थोड़ी सी टेंशन हो रखी है C-390 को लेकर, क्योंकि पहले से इंडियन एयरफोर्स ERJ-145 के साथ कंपैटिबल है, काफी उसको समझती है, कई सालों से इस्तेमाल कर रही है। ट्रेनिंग, रखरखाव और स्पेयर सप्लाई अभी फिलहाल तो आसान है, लेकिन C-390M का कोई अभी ऑफिशियल
इवैल्यूएशन अभी किया नहीं गया, तो थोड़ा हिचकना तो बनता ही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। लेट्स सी दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों कुछ सोर्सेज की तरफ से खबर ये आ रही है कि भारत कम से कम 3 स्क्वाड्रंस यानी कि 60 एयरक्राफ्ट को शामिल कर सकता है जो कि 5th जनरेशन के होंगे। और हमारे पास कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। चाइना के पास 200 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके अलावा पाकिस्तान को भी J-35 मिल जाएगा। तो भारत के पास बिल्कुल जो बढ़त है वो खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स ने 60, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था कि MRFA के तहत 60 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीदे जा सकते हैं, जो कि हमारी स्ट्रैटेजिक आवश्यकता भी बन गई है। और कहा जा रहा है कि अगले साल तक यानी कि 2026 तक इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। के अलावा नागपुर की सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड को 150 किलो वजन वर्ग के स्टेल्थ लॉइटिंग म्यूनिशन के डेवलपमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह परियोजना इंडियन आर्मी की एडवांस म्यूनिशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जा रही है। यहाँ पर सोलर इंडस्ट्री जो है वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ मिलकर 900 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले लॉन्ग रेंज लॉइटिंग म्यूनिशन परियोजना में साझेदारी करेगी। और यह स्टेल्थ म्यूनिशंस दुश्मन के इलाके में गुप्त रूप से घुसेंगे, निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण नहीं किया जाएगा। इससे पहले खबर आई हुई थी कि भारत में S-400 का लोकल प्रोडक्शन होगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने अब साफ तौर पर बोल दिया कि रशिया से मिलने वाली बाकी के S-400 की यूनिट्स 2026 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन भारत में इनका कोई लोकल प्रोडक्शन भी नहीं होगा और ना ही यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। मतलब साफ है कि भारत S-400 बनाने की कोई योजना पर काम नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ भारत रशिया से मिलने वाली जो बाकी के S-400 की डिलीवरी है उस पर फोकस कर रहा है। मतलब साफ है कि भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि भारत का प्रोजेक्ट कुशा पर काम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं दोस्तों DRDO की लेबोरेटरी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सेंटर ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, जिसके तहत Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए एवियोनिक्स लाइन रिप्लेसेबल यूनिट के हार्डवेयर सिमुलेटर लिए जाएंगे। और ये जो सिमुलेटर होंगे वो स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के इंटीग्रेशन और टेस्टिंग में इस्तेमाल होंगे। और ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भारत के 65,000 करोड़ रुपए के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम का हिस्सा है। और इस प्रोग्राम के तहत आपको मालूम है 272 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को मॉडर्न बनाया जाएगा। और इसी प्रोग्राम के तहत इस फाइटर जेट में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, विरूपाक्ष आईसा रडार, DR-118 रडार वार्निंग रिसीवर और अन्य एडवांस सिस्टम्स लगेंगे, जो कि स्पेशली चाइना के J-20 और पाकिस्तान के F-16 जैसे खतरों के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स की सर्वाइबिलिटी और क्षमता को बढ़ाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर सिमुलेटर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सिमुलेटर रियल एवियोनिक्स LRU की तरह बिहेव करते हैं। इन्हें एवियोनिक्स रिग में लगाकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का टेस्टिंग और वैलिडेशन किया जाएगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि रियल जो एयरक्राफ्ट है उसको नुकसान पहुंचाए बिना परीक्षण को किया जा सकेगा और सभी नए और पुराने सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी की भी जांच हो सकेगी। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, MFDS और मिशन कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेशन भी इसमें संभव हो पाएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 लो लेवल लाइट वेट रडार सिस्टम खरीदने की प्रोसेस को शुरू कर चुकी है। और इन रडारों का इस्तेमाल दोस्तों लो फ्लाइंग वाले जो हवाई खतरे हैं जैसे कि स्वार्म ड्रोन, मिनी UAVs और माइक्रो ड्रोन्स का पता लगाने के लिए किया जाएगा। और इन्हें भारत के हर टेरेन में डिप्लॉय किया जाएगा, चाहे पहाड़, रेगिस्तान और समुद्री तट क्यों ना हो। और ये जो लो लेवल लाइट वेट रडार होते हैं दोस्तों वो एयर डिफेंस सिस्टम में गैप फिलर का काम करते हैं, क्योंकि जब बड़े रडार ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करते हैं तब ये जो रडार्स होते हैं, ये छोटे वाले रडार, वो नीचे उड़ रहे खतरों को पकड़ते हैं। इनकी जरूरत इसलिए भी है कि चाइना और पाकिस्तान के पास कई तरीके के ड्रोन्स हैं। स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल लगातार ये लोग कर ही रहे हैं, इसलिए सेना इस तरीके के सिस्टम्स की मांग कर रही थी जो हर इलाके में जल्दी से डिप्लॉय हो सके और नए खतरे जैसे कि माइक्रो ड्रोन का सटीकता से पता लगा सके। वही दोस्तों भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन को पूरी तरीके से स्वदेशी रूप में विकसित करने की क्षमता आ चुकी है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फिलहाल उनके लिए कोई डिमांड नहीं की गई है उनसे इस तरीके की। लेकिन GTRE का कहना है कि अब वे 6th जनरेशन के फाइटर जेट इंजन को किसी इंटरनेशनल पार्टनर के साथ को डेवलप करने पर फिलहाल ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि AMCA के लिए होगा। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन की अगर बात की जाए तो भारत ने इसमें मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक मॉडलिंग और हाई प्रेशर टरबाइन डिजाइन में काफी बड़ी सफलता हासिल की है। इसके अलावा सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड, हाई टेम्परेचर मेटल्स और एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी पर भी काम हो चुका है। और ये सब 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के इंजन के लिए काफी जरूरी होता है। मतलब GTRE साफ तौर पर कह रही है कि हम 10 साल में एक पूरा स्वदेशी 5th जनरेशन इंजन बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई इसलिए भी बात नहीं की गई है क्योंकि अभी भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन के इंजनों की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन है तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, इन सब में दोस्तों अमेरिकी इंजन लगेगा। तो जब जरूरत तभी होगी जब आपके पास
चीज तैयार होगी और आपके पास 5th जनरेशन का कोई एयरक्राफ्ट होगा। मतलब साफ है कि एमका के लिए GTRE पूरी तरीके से फोकस कर रही है एक नए 5th और 6th जनरेशन के जेट इंजन को बनाने को लेकर। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में ब्रिटेन की यात्रा करने वाले हैं और इस दौरान भारत और यूके के बीच कई अहम जो रक्षा साझेदारी है वो हो सकती हैं। खास करके माना यह जा रहा है कि भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका के लिए जेट इंजन के को डेवलपमेंट पर बात हो सकती है। और एमका के लिए दोस्तों कम से कम 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए जो सुपर क्रूज, हाई मैन्युवरेबिलिटी और स्टेल्थ ऑपरेशन को संभाल सके, और भारत के पास इस लेवल का कोई इंजन है ही नहीं। इसीलिए DRDO किसी विदेशी इंजन कंपनी के साथ इसे साथ में मिलकर बनाने की योजना बना रही है। फिलहाल तो इस रेस में यूके की रॉल्स रॉयस और फ्रांस की सैफ्रॉन शामिल है। हालांकि इस रेस में रॉल्स रॉयस को बड़ी बढ़त मिल चुकी है क्योंकि उसने सबसे पहले भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IP देने का वादा किया है। भारत के साथ और इवन भारत के साथ गैस टरबाइन और नेवल प्रपल्शन में भी सहयोग करने की संभावना उसने बताई है, उसमें भी हमारा साथ देगा। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रांस के सैफ्रॉन के लिए थोड़ा सा ये मामला पेचीदा हो जाएगा। हालांकि DRDO ने अभी एक डिटेल टेक्निकल नोट तैयार करके कैबिनेट जो सचिवालय है वहां भेज दिया है और फाइनल जो फैसला होगा वो PM मोदी जी की यात्रा के तुरंत बाद या उसी दौरान किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों रॉल्स रॉयस का प्रस्ताव केवल एमका प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों यूके भविष्य में भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए जो गैस टरबाइन इंजन है उन पर भी सहयोग का रास्ता खोल रहा है। लेट्स सी क्या होता है, फाइनल क्या डिसीजन लिया जाता है। वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल डिसीजन। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।